एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 7 जिसका टाइटल है फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। इस चैप्टर में मेनली हम जानेंगे अशोका के बारे में, जिनको युद्ध त्यागने वाला सम्राट भी कहा जाता है। इनका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। ये है लॉयन कैपिटल। इसको स्टोन को काटकर बनाया गया था, पत्थरों को काटकर बनाया गया था और सारनाथ में एक स्टोन पिलर है, उस पर स्थापित किया गया था। सारनाथ का चर्चा हम किए थे पिछले चैप्टर में, जहां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इस तरह के कई पिलर्स पे और रॉक सरफेसेस पे अशोका ने इंस्क्राइब करवाया था, अभिलेख लिखवाया था। इन इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा हुआ था, इससे पहले हम जानते हैं कि जो उनका किंगडम जो था उसको एम्पायर क्यों कहा जाता था। जिस राज्य पर अशोक का शासन था उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, इस नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के विचारों और उनकी शिक्षाओं को प्रसिद्ध अर्थशास्त्र नाम की किताब में लिखा गया था। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, जिनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया जाने आने का मार्ग था, जबकि उज्जैन नॉर्थ और साउथ इंडिया को जोड़ता है। इन शहरों में मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स और क्राफ्ट पर्सन रहते थे। दूसरे क्षेत्रों में फार्मर्स और हर्डर्स का विलेज था, इनका गांव था। और सेंट्रल इंडिया के कुछ एरिया में घने जंगल थे, जिसमें लोग फॉरेस्ट से फूड गैदर करते थे और हंटिंग का भी काम किया करते थे खाना के लिए। एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग रीजन में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। अब यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है और जहाँ जहाँ अशोका का इंस्क्रिप्शन मिला है उसको रेड डॉट से मार्क किया गया है। इस सब को एम्पायर में इंक्लूड किया गया था। यहाँ पे दिया गया है मैप, जैसे मानसहरा, सहवाजगढ़ी, लंपका, कंधार, टोपरा, कालसी, जितना भी रेड डॉट दिया हुआ है वो सब वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है अशोका का। और ये तीन इनका प्रिंसिपल सिटीज, इनका जो राजधानी था, साम्राज्य का राजधानी तक्षशिला, पाटलिपुत्र और उज्जैन, इसको ब्लैक डॉट से दिया गया है। अब जानते हैं डायनेस्टी के बारे में। तो जब एक ही फैमिली का, सेम फैमिली का कई सदस्य राजा बनता है एक के बाद एक करके, तो फिर वो जो फैमिली है वो डायनेस्टी कहलाता है। मौर्य डायनेस्टी में 3 इम्पॉर्टेंट रूलर थे, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोका। ये तीनों इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे। अब जानते हैं एम्पायर किंगडम से डिफरेंट कैसे होता है, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है और इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। अब जानते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था।
कुछ एरिया जैसे पाटलिपुत्र और इसके आसपास के जो इलाके थे उस पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब हुआ कि इस इलाके के गांवों, शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। और अधिकारी उन लोगों को दंडित भी करते थे जो शासक के आदेशों की अवहेलना करते थे, तथा इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक मैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। और इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। और भी कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे मौर्य साम्राज्य में जिन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, और कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल इस पर नहीं था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था, वहाँ का लोकल सब कुछ चलता था। प्रादेशिक केंद्र मतलब प्रांतीय केंद्र जो थे, इनके बीच विशाल क्षेत्र थे और यहाँ मौर्यों ने सड़कों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश की जो परिवहन के लिए महत्वपूर्ण थे। और यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में, टैक्स या गिफ्ट के रूप में मिलता था, उसे इकट्ठा किया जाता था। जैसे कि अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि नॉर्थ वेस्ट जो था वो ब्लैंकेट के लिए, कंबल के लिए इम्पॉर्टेंट था, और साउथ इंडिया गोल्ड और प्रीशियस स्टोन के लिए प्रसिद्ध था। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, हनी और मोम जैसी चीज़ें लाकर दे। अब जानते हैं ट्रिब्यूट के बारे में, मतलब नजराना। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही ट्रिब्यूट जो होता था, नजराना, इरेगुलर अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। और ऐसे जो ट्रिब्यूट्स होते थे वो अलग अलग पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, अपने मन से देते थे। मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक रूलर, वेस्ट एशिया के जो ग्रीक रूलर थे, सेल्यूकस निकेटर, इनका ये राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसने एक बुक लिखी जिसका नाम है इंडिका। इसमें मौर्यन पीरियड के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसमें उसने मौर्य साम्राज्य में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ पर उसी विवरण का एक अंश दिया हुआ है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं और कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर भी चलते हैं। इन पैरों पर जो ट्रेन तोता होता है उसका एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। और राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाना को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ये विवरण मेगास्थनीज ने दिया है। इसने पाटलिपुत्रा जो कि आधुनिक पटना है इसके बारे में भी लिखा है कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, लकड़ी से ही बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है।
ये मेगास्थनीज का वर्णन है, उसका छोटा सा अंश यहाँ पे दिया गया है। अब जानते हैं अशोका के बारे में, जो एक अद्वितीय सम्राट था। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा, इंस्क्रिप्शंस द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की, और ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। इन्होंने जितनी भी लड़ाई लड़ी उसमें कलिंग युद्ध सबसे फेमस है, क्योंकि इस युद्ध के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। कलिंग जो है वो प्राचीन काल में तटीय उड़ीसा का नाम है। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है, और अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। और विश्व इतिहास में अशोक एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद भी विजय अभियान छोड़ दिया। ये एक अभिलेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। इस अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है, और मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। ये अशोक का अभिलेख है। अब जानते हैं कि अशोक का धर्म क्या था। अशोक के धर्म में किसी ईश्वर या फिर किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे, और वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। साम्राज्य में लोगों के अलग अलग धर्मों को मानने जैसी समस्याएं थी, जिसके कारण कभी कभी संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती थी, जिससे अशोक परेशान होते थे और दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए अशोक ने कई अधिकारियों को नियुक्त किया, जिन्हें धम्म महामात के नाम से जाना जाता है, जो जगह जगह जाकर लोगों को धम्म के बारे में शिक्षा देते थे। इसके अलावा अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए, और अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। और अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे, और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भी भेजा। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। ये बैल का चित्र है जो पत्थर से बना हुआ है। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है, और अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अब है अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। इसमें एक पैराग्राफ है जिसको कि यूपीएससी में पूछा भी गया था कि ये किसका स्टेटमेंट है।
तो यहाँ पर दिया गया है कि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। और ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। और ये रीतियाँ है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अब स्टेटमेंट है, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। यही पैराग्राफ डाल के पूछा गया था। और इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। यहाँ पर अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में दिखाया गया है। जैसे आरंभिक जो ब्राह्मी लिपि है उसमें अ ऐसे लिखा जाता था। देवनागरी हिंदी, इसमें अ ऐसे लिखा जाता है। बांग्ला में ऐसे, मलयालम में ऐसे और तमिल में ऐसे लिखा जाता है। तो ये था मौर्य साम्राज्य के बारे में। थैंक यू।